यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पे काफी टाइम से डिबेट चल रहा है कि इसे पूरे देश में लागू होना चाहिए। इंडिया का सबसे हॉट टॉपिक फिर से न्यूज में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में तो नहीं, लेकिन लंबे समय के बाद गुजरात दूसरा स्टेट बन चुका है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अब कानून के रूप में आ चुका है। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा राज्य बन चुका है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, और इसके आने से गुजरात में क्या कुछ बदल जाएगा, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में इसको लेके क्या प्रोविजंस है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और इसके रिलेटेड सब कुछ जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 315 आईएएस। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत बेस बिल्डिंग से करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप देखते हैं कि हर एक धर्म में अपने अलग नियम, कायदे, कानून होते हैं। सब सिटीजन्स के लिए एक कॉमन सिविल लॉ होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई भी कम्युनिटी या फिर कोई भी धर्म का हो। हर धर्म का मैरिज का तरीका, डिवोर्स का तरीका, इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी डिवीजन करने का तरीका सब कुछ अलग अलग होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से क्या हो जाएगा कि ये सारी चीजें सेम कर दी जाती है। चाहे शादी हो, चाहे डिवोर्स हो, चाहे इनहेरिटेंस हो, सब कुछ के लिए एक ही रूल और रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 को पास कर दिया है 24 मार्च को। इसके साथ ही पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा स्टेट बन चुका है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट किया है। आप ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा कि गोवा में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था, जो आया था 1867 में, प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी से पहले गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका था। लेकिन आजादी के बाद जो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ वो लागू हुआ उत्तराखंड में। कब लागू हुआ? ये फेब 2024 में। और गुजरात अब दूसरा स्टेट बन चुका है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। अब देख लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल में जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इस बिल का जो ड्राफ्ट है एक हाई लेवल कमेटी ने बनाया था, जिसके चेयरपर्सन जो थे वो थे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। इसमें यूनिक बात यह है कि ये लॉ सिर्फ गुजरात की टेरिटरी में नहीं बल्कि उन गुजरात के रेसिडेंट पे भी लागू होगा जो स्टेट के बाहर रह रहे हैं। और जो अगली बात जानने के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इस लॉ से एग्जेम्प्ट किया गया है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो कम्युनिटी जो गुजरात में है, उन पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा। अगर हम इस बिल के कोर फीचर्स को देखें तो फर्स्ट ये है कि ये अलग अलग रिलीजन के स्पेसिफिक पर्सनल लॉ को हटा के मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन और लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक कॉमन रूल स्टैब्लिश करता है। इस लॉ का सेकंड फीचर है जेंडर जस्टिस, मतलब सन और डॉटर दोनों को एब्सोल्यूट इक्वल इनहेरिटेंस राइट मिलेंगे। मतलब जो प्रॉपर्टी जो डिवाइड होगा वो दोनों में इक्वली होगा। इस लॉ का नेक्स्ट फीचर हमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताता है। इस लॉ के अंदर लिव इन रिलेशनशिप के लिए मैंडेटरी लीगल रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप गुजरात में किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो आपको रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। और उसके साथ ही अगर आप लिव इन रिलेशनशिप से बाहर आ गए, आपने अपना लिव इन रिलेशनशिप तोड़ दिया, तो टर्मिनेशन के लिए भी फॉर्मल लीगल प्रोसेस रिक्वायर्ड है। और अगर सपोज कि गुजरात में कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है जिसका एज 18 टू 21 के बीच में है, तो अथॉरिटीज जो है वो उनके पेरेंट को नोटिफाई करेगा रिगार्डिंग द लिव इन रिलेशनशिप। इस लॉ में जो नेक्स्ट फीचर है वो बात करता है मैरिज और पेनल्टीज के बारे में। सपोज कि गुजरात में किसी ने शादी की तो उसको उस शादी का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है विद इन 60 डेज। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको फाइन भरना पड़ेगा, कितना? 10,000 का। इस लॉ के अंदर पॉलीगैमी या बाईगैमी स्ट्रिक्टली बैंड है अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज। मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बाईगैमी को बैन कर दिया है। जैसे आप जानते हैं कि हिंदू लॉ में वैसे भी बाईगैमी अलाउड नहीं है, मतलब कि आप हस्बैंड और वाइफ के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाम धर्म में ये अलाउड होता है। लेकिन अब गुजरात में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी पर्सन चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, अगर ऑलरेडी आपकी शादी एक बार हो चुकी है और अगर आपके हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट करते हैं तो उनके रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो ये लॉ बात करता है वो बात करता है फ्रॉडुलेंट मैरिज के बारे में। मतलब कि आप किसी से फोर्सफुली झूठ बोल के फ्रॉड करके शादी नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये हमने गुजरात के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 के बारे में देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके क्या बोला गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पार्ट 4 में दिया गया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है।
आर्टिकल 44 कहता है कि फॉर आर्टिकल 44 डायरेक्ट द स्टेट टू एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। आप मुझे एक बात बताइए, कैन स्टेट पास अ यूसीसी? क्या स्टेट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कर सकता है? बताओ भाई। अभी हमने देखा है कि गुजरात ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है, तो यस, स्टेट कैन पास यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पर्सनल लॉ को लेके डील करता है, और पर्सनल लॉ जो है लाइक मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, ये किसके अंदर आता है? ये आता है एंट्री 5 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि लिस्ट 3 जो हमारे 7 शेड्यूल में दिया गया है। लिस्ट 1, 2, 3, उसमें जो तीसरा लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, इसके एंट्री 5 में ये आता है, और ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसीलिए इसके ऊपर लॉ दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। तो कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर यूनियन और स्टेट दोनों में से कोई भी लॉ बना सकता है, इसीलिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टेट भी पास कर सकता है। यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है तो उसके ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है। सपोज किसी सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट ने और सेंटर ने दोनों ने लॉ बनाया, और दोनों के बीच में उस लॉ को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो गया, स्टेट बोल रहा है कि नहीं मेरा लॉ प्रिवेल करेगा, सेंटर बोल रहा है कि नहीं मेरा लॉ प्रिवेल करेगा, तो इस केस में सेंटर का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा, मतलब सेंटर का ही लॉ लागू रहेगा। लेकिन अगर स्टेट चाहती है कि उसका लॉ प्रिवेल हो, उसका लॉ जो है वो लागू हो, तो उसे प्रेसिडेंट का साइन लेके आना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का एसेंट लेके आना पड़ेगा उस लॉ के लिए, तब जाके वो लॉ जो है वो स्टेट में प्रिवेल करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके फंडामेंटल राइट्स में काफी डिबेट चलता है। यहाँ पे दो आर्टिकल्स आ जाते हैं, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 14 एंड 15। आर्टिकल 25 जो है वो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो आर्टिकल 25 के अनुसार लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद हमारे धर्म के हिसाब से हमारे जो सिविल राइट्स है उसका वायलेशन हो रहा है। लेकिन आर्टिकल 14 कहता है कि सबको समानता से जीने का अधिकार है, सबके पास राइट टू इक्वालिटी है, और हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट अंडर आर्टिकल 15। इसकी वजह से दोनों आर्टिकल के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन चलता है, डिबेट चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या लैंडमार्क जजमेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, उसको एक बार देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखने से पहले आप एक चीज को देख लीजिए, वो है लेक्स लॉ की रिपोर्ट जो आया था 1840 में। लेक्स लॉ की रिपोर्ट ने सिविल लॉ को कोडिफाई करने का सजेशन दिया, लेकिन उसने हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ को अलग अलग रखा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि लेक्स लॉ की रिपोर्ट किसके बारे में है, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे। फर्स्ट जो केस है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड वो हुआ था 1985 में, इसे हम शाह बानो केस के नाम से जानते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने पर ओपन कंसर्न शो किया था। नेक्स्ट है सरला मुगदल केस जो हुआ था 1995 में। ये जो केस है ये बाइगैमी और पर्सनल लॉ के रिलेटेड था। नेक्स्ट जो केस है वो है सायरा बानो केस जो हुआ था 2017 में। इस केस में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, यानी कि ट्रिपल तलाक को इस केस में खारिज कर दिया गया था, यहाँ से बैन हो गया था ट्रिपल तलाक। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए आप सब कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आजादी के बाद सबसे पहला स्टेट जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आया वो है उत्तराखंड, और सेकेंड स्टेट है गुजरात। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में दिया गया है आर्टिकल 44 में, जो आता है पार्ट 4 के अंदर। अगर इसके लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो ये कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री 5 में दिया गया है। अगर इसके जुडिशियल इवोल्यूशन को देखें तो इसमें 3 केसेस है, शाह बानो केस, सरला मुगदल केस एंड सायरा बानो केस। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।